हाँ बेटा देखिए, अब हम लोग शुरू करेंगे गीत। गेय पद हैं जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखे हुए हैं और उनके द्वारा लिखे हुए ये पद साकेत में ही संकलित हैं या साकेत से ही लिए गए हैं। इसमें आपको इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था कि ये कौन से पद हैं। ये वो पद हैं जो कि श्री राम और सीता जी के साथ जब लक्ष्मण वन को चले गए थे तो उनकी पत्नी उर्मिला अयोध्या में ही अपनी ससुराल वालों अर्थात अपनी सास ससुर की और बाकी सबकी सेवा करने के लिए रुक गई थी। ऐसा श्री लक्ष्मण ने उनसे कहा था जाते समय कि तुमको मैं नहीं ले जा पाऊँगा, तुम यहीं पर रुको और इन सब की सेवा करो। अब लक्ष्मण जी तो श्री राम और सीता जी की सेवा में तत्पर रहते थे, लेकिन सीता जो उर्मिला थी उनकी पत्नी, उनके क्या मनोभाव थे, उन मनोभावों को यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी अद्वितीय साहित्यिक खड़ी बोली में व्यक्त किया है और इसी को आज से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला पद पढ़ते हैं, निरख सखिए खंजन आए। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इसको जैसे बाकी कविताओं में पढ़ती हूँ, मैं पहले मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ पूरा, फिर आपको समझ में आएगा। निरख सखिए खंजन आए, निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। क्या कहते हैं वो? कहती हैं वो, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। तो देखिए पहली लाइन हम लोग देखेंगे, निरख सखी ये खंजन आए। इसमें उर्मिला लक्ष्मण के वियोग में बहुत दुखी हैं और वो अपनी सखी से ये कह रही हैं कि हे सखी देखो, निरख मतलब होता है देखना, खंजन एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है। ठीक है, कि हे सखी देखो ये खंजन पक्षी आज यहाँ आ गए हैं। कैसे आते हैं? फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाई। इसमें आपको ये समझना होगा इस पद को लिखने से पहले कि चूँकि उर्मिला इंतज़ार कर रही हैं लक्ष्मण का, 14 वर्ष बीत जाएंगे और लक्ष्मण आएंगे और उसी इंतज़ार में वो उनके वियोग में बहुत दुखी हैं, बहुत ही भावों में डूबी हुई हैं और उसी बीच धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और शरद ऋतु का आगमन होता है। अब शरद ऋतु के आगमन से उर्मिला के मन में जो भाव आए हैं उन्हीं को यहाँ पर वो अपनी सखी से व्यक्त कर रही हैं। तो वो क्या कहती हैं कि हे सखी देखो ये खंजन पक्षी, खंजन को बेटा आप वैसे ही खंजन लिखेंगे, ये खंजन पक्षी इधर आए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने, रंजन अर्थात जिसमें मन रम जाए, आज मेरे प्रियतम ने, मेरे प्रिय ने अपने नयन इधर फेरे हैं, इधर की ओर देखा। आज उन्होंने इस अयोध्या नगरी की ओर देखा है, जिसके कारण कि आज उनके देखने के प्रतीक के रूप में ये खंजन पक्षी आज यहाँ आए हैं। फैला उनके तन का आतप, मन को सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ आए। आज ज़रूर, पहले हम 4th लाइन लेंगे फिर हम 3rd लाइन लेंगे। घूमे वे इस ओर वहाँ, आज उन्होंने ज़रूर अपनी दृष्टि अयोध्या नगरी की ओर फेरी होगी। क्यों फेरी होगी? क्योंकि आज उन्हें मेरी याद आई होगी और वो इस ओर घूमे होंगे। घूमे वे इस ओर वहाँ, वहाँ अर्थात जहाँ पंचवटी में वो रह रहे हैं, पंचवटी में, आज उस ओर से इस ओर वो देखे होंगे और उसी के प्रतीक में ये हंस यहाँ पर उड़कर आए हुए हैं। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, और ये जो सर सरसाए, सर सरसाए, सर क्या करती है? हवा चलती है जब, तब सर की आवाज़ होती है, सर की ध्वनि आती है। तो आज जो है इस शरद ऋतु, यहाँ पर क्या, कौन सी ऋतु का उल्लेख है? शरद ऋतु का, कि शरद ऋतु की ये जो मंद मंद हवा चल रही है जिससे मुझे एक
सरसराहट सी हो रही है, उसका आभास उन्हें हुआ होगा और आज उन्होंने इस ओर अपनी दृष्टि फेरी होगी, जिसके कारण से कि आज ये हंस पक्षी यहाँ उड़कर आ गए हैं। आज जो ये हंस पक्षी यहाँ आए हैं और इसमें एक चीज़ भी निकल के आती है, एक अर्थ भी निकल के आती है, उड़ आए की जगह आए के साथ साथ वो छाए कह रही हैं। तो हंस कहाँ रहते हैं? हंस वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर निर्मल जल होता है, कमलों से युक्त सरोवर होता है ना, और उसकी सुखद भावनाएं होती हैं, उसको फील करा जाता है। और उसके बाद जब ये एहसास हंसों को होता है तब जा कर के वो किसी सरोवर के निकट आते हैं। तो वो कह रही हैं कि आज ज़रूर मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी का मन मेरी ओर गया होगा और आज वो इस ओर घूमे होंगे, जिसके कारण कि ये हंस पक्षी इन स्वर्ण कमलों को देख करके और इसकी सुंदरता से मोहित होकर के आज यहाँ आए हैं। करके ध्यान, और आगे की लाइन में वो और भी इसको क्लियर कर रही हैं कि करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। कि आज ज़रूर उन्होंने इस मेरा ध्यान किया होगा, इस जन अर्थात उर्मिला का ध्यान किया होगा, और वो निश्चित ही आज मुझे देख करके मुस्कुराए होंगे, मुझे याद करके अपनी आँखों को बंद किया होगा उन्होंने और मेरी छवि देखी होगी और आज वो निश्चय ही मुस्कुराए होंगे, जिसके कारण ये कमल आज यहाँ खिल उठे हैं। अधर से यह बंदूक सुहाए, बंदूक जो है, बंदूक शब्द ब आधा न, ध में बड़े ऊ की मात्रा और क, ये बंदूक जो है, ये बंदूक भी एक सुंदर पौधे का नाम है जो कि दोपहर के समय खिलता है। दोपहर के समय जो पौधा खिलता है उसका नाम जो है वो बंदूक है। और वो कहते हैं कि आज बंदूक के जो सुंदर फूल अधर से, अधर मतलब होंठ, आज ये बंदूक के सुंदर फूल उसी प्रकार से खिल रहे हैं जिस प्रकार से उनके होठों पर मुस्कान खिली रहती है। फिर वो क्या कह रहे हैं? कह रही हैं, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। कि हे शरद ऋतु, तुम्हारा मेरा अहोभाग्य है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने आज तुम्हारे दर्शन किए हैं। क्या कह रही हैं? कि मेरा बहुत सौभाग्य है हे शरद ऋतु कि आज मैंने तुम्हारे दर्शन किए हैं। और इसके साथ साथ वो बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। कि जिस प्रकार से शरद ऋतु में क्या होता है, शरद ऋतु से में आकाश ते ओस की बूंदें गिरती हैं। तो जिस प्रकार से आकाश ते ओस की बूंदें गिर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जो तुम ओस से बूंदें गिरा रही हो ओस की, वो वास्तव में मेरे आँखों से गिरने वाले आंसू हैं। और आकाश को हम क्या प्रदान करते हैं? हिंदू संस्कृति के अनुसार या भारतीय संस्कृति के अनुसार हम प्रातःकाल या संध्या के समय जो है वो अर्घ देते हैं। आपको पता है कि सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यहाँ पर छठ पूजा का बहुत अधिक महत्व है गोरखपुर में, और गोरखपुर में छठ पूजा और बिहार में मनाई जाती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, जो व्रत करते हैं व्रती लोग सूर्य को, और वैसे बिना व्रत करे भी बहुत लोग, आप लोग भी देते होंगे, बहुत सारे लोग देते हैं, हम लोग भी देते हैं, कि उगते सूरज को उस दिन अर्घ दिया जाता है। और बहुत लोग तो रोज़ ही सूर्य को अर्घ देते हैं। तो वो कहती हैं कि जिस तरह से ये आकाश आज नभ से ओस के बूंदे गिरा रहा है, उसी प्रकार से मैंने भी ये अश्रु अर्घ भर लाए कि मैंने भी, मेरी आँखें भी आंसुओं से भरी हुई हैं। और आज मैं तुम सबको, कि इस प्रकृति को मैं या आसमान को मैं अपने अश्रुओं से भरा हुआ अर्घ प्रदान करती हूँ। ठीक है, सो आई होप सो समझ में आ गया होगा। ये वियोग रस का एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले आपने यहाँ तक पढ़ा था, जो ये इसके ऊपर देखिए ये कविता, इसीलिए मैं जान करके आज आपको बुक से पढ़ा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। जब आपके हाथों में किताब होगी तो उसका प्रारूप क्या होगा। कि यहाँ तक जो है आपने शांत रस पढ़ा था, बट अब यहाँ गीत से आपके जो चारों पद हैं वो श्रृंगार रस होंगे। और कौन सा श्रृंगार रस होगा? वियोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, क्योंकि जो इसकी नायिका हैं वो उर्मिला हैं और उनके नायक लक्ष्मण यहाँ पर उनसे दूर है।
ठीक है, तो इसको मैंने एक बार पढ़ा दिया है, अब मैं आपको धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप इसे एक बार नोट भी कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पद है। संदर्भ आपको पता है कि आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत नामक महाकाव्य से लिया गया है, और ये किस शीर्षक के अंतर्गत आता है? गीत शीर्षक के अंतर्गत आता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक के मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे साकेत के गीत शीर्षक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रसंग में आप लिखेंगे कि लक्ष्मण राम के साथ वन चले गए हैं और उर्मिला उनके वियोग में दुखी रहने लगी हैं। शरद ऋतु का समय आ गया और खंजन पक्षी भी दिखाई देने लगे हैं। खंजन पक्षी भी दिखाई देने लगे हैं। और प्रस्तुत अवतरण में या प्रस्तुत पद में शरद ऋतु में अपने प्रिय लक्ष्मण के सुंदरता का वर्णन करती हुई विरहिणी उर्मिला अपनी एक सखी से कह रही है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर उन्होंने उनके नयन का या घूमे वो इस ओर वहाँ या अधरों का, तो उनके शरीर के विभिन्न अंगों की भी बात की है। तो आप ये भी प्रसंग में जोड़ेंगे कि यहाँ वो लक्ष्मण की सुंदरता का वर्णन भी कर रही हैं। ठीक है, व्याख्या क्या लिखेंगे आप? व्याख्या मैं आपको पूरे का बता दे रही हूँ, फिर जिस पद्यांश की या जिस पंक्तियों की व्याख्या आपसे पूछी जाएगी वो आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे। कभी कभी पूरे की भी हो सकता है, पूरे पद को यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन कर दिया जाए, तो आपको वो पूरा लिखना होगा। ओके, तो व्याख्या के लिखेंगे कि हे सखी, शरद ऋतु के आगमन के प्रतीक, शरद ऋतु के आगमन के प्रतीक ये खंजन पक्षी आ गए हैं। इन्हें देखो, इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है, इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मन को भाने वाले प्रिय ने इन खंजन पक्षियों के रूप में अपने नेत्रों को आज इधर फेर लिया है। मेरे मन को भाने वाले प्रिय ने अर्थात लक्ष्मण ने इन खंजन पक्षियों के रूप में अपने नेत्रों को आज इधर फेर लिया है। चारों ओर शरद ऋतु की सुंदर धूप फैली है, जो कि उनके शरीर की गौरवर्ण कांति का प्रतीक है। चारों ओर शरद ऋतु की जो सुंदर धूप फैली हुई है वो उनकी कांति का प्रतीक है। ये लाइन है, फैला उनके, शायद मैं भूल गई आपको पढ़ाते समय, फैला उनके तन का आतप, कि जो चारों ओर ये शरद ऋतु की सुंदर धूप फैली। शरद कौन सा मंथ होता है इंग्लिश में? शरद होता है अक्टूबर नवंबर के समय जो शरद ऋतु आती है। नवरात्रि का फास्ट रखते हैं ना हम लोग, शारदीय नवरात्र कहते हैं, है ना। तो वो जो ऋतु होती है जिसकी धूप बहुत सुनहरी लगती है हमें, उस ऋतु की बात यहाँ पर हो रही है कि चारों ओर शरद ऋतु की सुंदर धूप फैल रही है, जो उनके शरीर की गौरवर्ण कांति के समान, गौर अर्थात गोरे रंग की कांति के समान सुंदर प्रतीत होती है। आज निर्मल जल और कमलों से संयुक्त सरोवर में सुंदर कमल के पुष्प बहुत सुशोभित हो रहे हैं। आज निर्मल जल और कमलों से युक्त सरोवर में कमल के फूल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ये हंस यहाँ उड़कर आ गए हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रिय ने वहाँ वन में मेरा स्मरण किया होगा और इस वियोगिनी की ओर आज अपने पैर घुमा दिए हैं। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है, इन कमलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेरे प्रिय मेरा स्मरण करके या मुझे याद करके मुस्कुरा रहे हैं।
मुझे याद करके या मेरा स्मरण करके मेरे प्रिय मुस्कुरा रहे हैं। बंदूक के सुंदर पुष्प, बंदूक के, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। तो बंदूक के सुंदर पुष्प को देख करके उनके सुंदर होठों का या अधरों का आभास होता है। ठीक है, यहाँ तक। फिर स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि हे शरद ऋतु, तुम्हारा बार बार स्वागत है, क्योंकि सौभाग्य से ही मैंने तुम्हारे दर्शन पाए हैं, क्योंकि सौभाग्य से ही मैंने तुम्हारे दर्शन पाए हैं। और तुम्हारे रूप में, क्यों वो कह रही हैं कि सौभाग्य से दर्शन पाए हैं? क्योंकि उनके रूप, तुम्हारे रूप में मैंने अपने प्रिय के या प्रियतम के दर्शन कर लिए हैं। और आज आकाश से ये जो ओस की बूंदें गिर रही हैं, उनको देखकर, आज आकाश से ओस की गिरती हुई बूंदों को देखकर ऐसा आभास होता है कि मानो आकाश ओस की इन बूंदों के रूप में, आकाश से ओस की इन बूंदों के रूप में तुम पर अर्थात किस पर? शरद ऋतु पर मोतियों को न्यौछावर कर रहा है, मोतियों को न्यौछावर कर रहा है। लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास इन आंसुओं का अर्घ्य है, और मेरे इन आंसुओं की भेंट तुम स्वीकार करो। नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। कि नभ ने तो तुम्हारे स्वागत में, हे शरद ऋतु, नभ ने तो, आकाश ने तो तुम्हारे स्वागत में तुम पर इन ओस की बूंदों को वार दिया है, लेकिन मेरे पास इन अश्रुओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो लो, मैं अपनी आँखों से गिरते इन अश्रुओं को ही तुम पर वारती हूँ या तुम पर न्यौछावर करती हूँ। ठीक है, काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे कि इसमें उर्मिला के मनोदशा का वर्णन किया गया है, उर्मिला की मनोदशा का वर्णन किया गया है। और प्रकृति का जो है, ये देखिए पूरे में प्रकृति चित्रण है, और प्रकृति के किस रूप का चित्रण है? उद्दीपन रूप का चित्रण है। यहाँ पर प्रकृति के जो है वो उद्दीपन रूप का चित्रण है। उद्दीपन रूप हम किसे कहते हैं? जब प्रकृति को उदात्त रूप में या सुंदर रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर नभ ने मोती वारे, ठीक है, तो नभ ने मोती वारे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। तो इसमें मोती और अश्रु में कोई भी अंतर नहीं है यहाँ पर। तो कौन सा अलंकार होगा? उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप जहाँ पर होता है, कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर अश्रु अर्घ, इन दो वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं, पूरी लाइन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि इस लाइन में कौन सा अलंकार है। तो अश्रु अर्घ में रूपक अलंकार भी है, और कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार भी इसमें, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? भाषा कौन सी है? शुद्ध खड़ी बोली है। शैली कौन सी है? भावात्मक है। छंद कौन सा है? गेय पद है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, गेय पद है। रस कौन सा है? श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस। और इसके अलावा गुण इसमें कौन सा है? इसको पढ़ करके एक तरह से मन जो है वो खुश हो रहा है, तो माधुर्य का गुण इसमें है, माधुर्य का गुण इसमें है। सो काइंडली नोट डाउन this pad in your copy. This is very important for the board examination. Thank you.